ये प्रवचन मैं हर वीडियो से पहले डालता हूँ। तो अगर तो ये पहले सुन चुके हो तो सीधा सीधा एक्सरसाइज पे पहुंच जाओ, नहीं तो बेटा जी सिर्फ 2 मिनट। अगर 2 मिनट दोगे ना तो मैं गारंटी आपको देता हूँ कि आप जितना टाइम दे रहे हो इस वीडियो में ना, 10 गुना ज्यादा आपको वहां पर ये वर्थ देकर जाएगा। एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाओ बेटा। इसे ना वन शॉट वीडियो की तरह देखो ही मत, इसको वन शॉट क्लास की तरह लो। क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर इसको देखना ही है, तुम क्लिक करके आए हो, देखो एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं है ना बच्चे, तुम एक एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो, तो तुम कुछ सीखना चाहते हो। अगर कुछ सीखना चाहते हो ना तो उसके लिए सही वे क्या है बच्चे, कि आप हमेशा एक कॉपी और पेन लो। जब कभी भी सामने स्क्रीन पे कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको करने की कोशिश करो। और नहीं आता या आपको मेथड मैंने समझाना है पहले, तो आप आराम से बैठकर जब समझोगे तो नोट्स भी साथ में बनाओ। तब जाकर आपको ये क्लास जो है वो अपनी पूरी वर्थ दे पाएगी। तो बस बेटा जी इतनी सी बात कहनी थी आपसे। अब शुरू करते हैं मेन क्लास को। हेलो चैंपियंस, आज हम करने वाले हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हम इसमें क्या करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल कैलकुलेशंस, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस। क्या हम सिर्फ एनसीईआरटी करने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज होंगी। ये 0 लेवल सीरीज है, तो आपको पहले पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो ढंग से समझाए जाएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज पे चलेंगे। तो ध्यान रखना, आपने सिर्फ ये नहीं सोचना है कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपने लेने, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू ईएल एकेडमी, माय नेम इज मनोज राणा। सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं वो क्लियर करते हैं। उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, 3 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए बी सी। अगर मैं ए बी सी को आपको अरेंज करने को दूं तो यहां पर दो चीजें हो सकती हैं। क्या? अगर मैं कहूं कि ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, जैसा कि दिख रहे हैं, ए बी से अलग है, बी सी से अलग है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की नॉन रिपीटेटिव अरेंजमेंट आपको करनी है, तो आप यहां पर ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी और सी बी ए, मतलब 6 अरेंजमेंट कर सकते हैं। टोटल पॉसिबल यही होंगी। अगर मान लो मैं सेम ऑब्जेक्ट देता हूं आपको ए बी सी, लेकिन अब मैं कहता हूं कि रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउ होने का मतलब हो जाता है कि आपके पास ए बी और सी आपने एक एक बार अरेंज नहीं करना, बल्कि आप 3 बार ए ले सकते हो, आप 3 बार सी ले सकते हो, आपकी मर्जी रहेगी मतलब। तो ऐसे में हम अरेंजमेंट देखते हैं, हमारे पास अरेंजमेंट बढ़ते ही चले जाते हैं। टोटल आप काउंट करोगे तो ये 27 अरेंजमेंट्स हैं। अब अगर मान लो मैं आपको वहां पर ए बी सी ना दूं, बल्कि 3 ऑब्जेक्ट ऐसे दूं जिनके अंदर दो जो हैं वो सेम ही हो, मतलब सेम सिमिलर कुछ भी हो, लेकिन वो आप एक दूसरे से डिस्टिंग्विश ना कर पाओ। हैं तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स, लेकिन 2 ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर ए हैं वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। अब आपको अरेंजमेंट के लिए दिया जाए तो आपके पास सिर्फ 3 ही अरेंजमेंट बचते हैं। बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस केस में 6 आएगा, किस केस में 27 आएगा, किस केस में यहां पर 3 आएगा। और चैप्टर जो है वो सिर्फ इसी बारे में नहीं है, बल्कि सिलेक्शन के बारे में भी है। सिलेक्शन क्या होती है इसको समझने के लिए फिर से 3 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए बी सी। अगर मैं आपको कहूं कि कोई सा एक ऑब्जेक्ट जो है वो आप सिलेक्ट करो, तो आप क्या करोगे? या तो आप ए सिलेक्ट करोगे, या बी सिलेक्ट करोगे, या सी सिलेक्ट करोगे। अगर आपको मैं बोलूं कि 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, तो आप या तो ए के साथ में बी कर सकते हो, या आप ए के साथ में सी कर सकते हो, या फिर आप बी के साथ में सी कर सकते हो। अगर आपको कहा जाए कि तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तब तब आप ए बी और सी तीनों को ही सिलेक्ट करोगे, मतलब सिर्फ एक ही वे होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अरेंजमेंट्स के हमारे पास अलग फंडे हैं, और जो सिलेक्शन है उसके लिए सब कुछ अलग है। लेकिन इसको कैसे वहां पर प्रैक्टिकली किया जाएगा, किस तरह से न्यूमेरिकल वे में लाया जाएगा, फॉर्मूले क्या होंगे, इस पूरे चैप्टर में हमने जस्ट यही समझना है। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले ए बी सी की डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट से। मतलब 3 ऑब्जेक्ट जो अभी हमने लिए थे वही लेते हैं, और जरा ये समझते हैं कि ये 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो हैं हमारे पास, इनको अगर मान लो हम अरेंज करना चाहें तो कैसे कैसे करेंगे। अब ये तो हमें पता ही है कि ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं। 3 प्लेसेस ले लेते हैं हम यहां पर। 3 प्लेसेस में अगर मान लो हम इनको अरेंज करना चाहेंगे, तो सबसे पहले सिर्फ पहले प्लेस का सोचो। पहले प्लेस पे आप वहां पर 3 अलग अलग चॉइसेस रखोगे। आप वहां पर ए भी पुट कर सकते हो, आप वहां पर बी भी पुट कर सकते हो, आप वहां पर सी भी पुट कर सकते हो। तो ऐसे में हम देखते हैं कि हमारे पास 3 चॉइसेस आ गई फर्स्ट प्लेस के लिए। सेकंड प्लेस के लिए अगर सोचा जाए तो एक ऑब्जेक्ट तो आप प्लेस कर चुके हो। आप ए बी या सी जो भी आपने सिलेक्ट किया मतलब फर्स्ट प्लेस के लिए, वो तो हो गया। सेकंड प्लेस के लिए कितने बचे? आपके पास 2 चॉइसेस बची। और थर्ड प्लेस के लिए अब ऑब्वियस इसी लॉजिक से जो कि मैंने आपको सेकंड प्लेस के लिए दिया है, उसी लॉजिक से चलें तो आप 2 ऑब्जेक्ट तो प्लेस कर चुके हो, थर्ड जो आपका ऑब्जेक्ट बचा हुआ है वही प्लेस करोगे ना, मतलब सिर्फ एक ही चॉइस बचेगी। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है?
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि ऐसे में हमारे जो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स होते हैं वो अलग अलग जो आपने चॉइसेस ली हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होंगे। मतलब 3 2 1 इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास जो 6 आएगा ये ही आपके पास टोटल अरेंजमेंट्स होंगे। और अगर आप अरेंज करके देखोगे तो यही होगा। आपको मैंने पहले ही दिखाया कि आप क्या क्या पॉसिबल अरेंजमेंट कर सकते हो और वो पॉसिबल अरेंजमेंट टोटल 6 ही होते हैं। ये तो हो गया एक, मतलब 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हमने लिए, 3 उनके प्लेसेस लिए, हमने उनको अरेंज करके देखा। अब सेकंड अरेंजमेंट को समझने के लिए फिर दोबारा से हम ए बी सी ले लेते हैं। अब हम ये 3 ऑब्जेक्ट जो हैं ये अरेंज करेंगे, लेकिन ये 3 ऑब्जेक्ट्स के अंदर रिपीटिशन जो है वो अलाउड लेंगे। हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, 3 प्लेसेस हैं, लेकिन अब हमारे पास ए बी और सी, हम वहां पर चाहें तो तीनों ए ले लें, तीनों बी ले लें, तीनों सी ले लें। तो अब अगर मान लो मैं आपको फर्स्ट प्लेस के लिए बोलूंगा तो आपके पास 3 चॉइस है, जैसा कि हमारे पास पहले भी थी। आप ए बी या सी कुछ भी पुट कर सकते हो। लेकिन अब जब हम चॉइसेस फॉर सेकंड प्लेस की बात करेंगे तो भी 3 ही रहेंगी। और इसी तरीके से अगर मान लो हम थर्ड प्लेस की बात करेंगे तो भी हमारे पास 3 ही चॉइस रहेंगी, उनमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला। अब अगर मान लो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम यूज करें इस वाले केस में, तो तब हमारे पास क्या आएगा, ऑब्वियस है, फिर दोबारा से हमें जो 3 प्लेसेस हैं उनकी चॉइसेस को मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे जो हमें वहां पर 27 देगा। और ये 27 अरेंजमेंट्स हम पहले ही देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं उस केस की जिसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट तो हम लेंगे, लेकिन वो जो 3 ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं उनमें 2 जो हैं उनमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है जी, मतलब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है। अब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एक जैसे दिखते हैं और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास बिल्कुल अलग है। प्लेसेस फिर से वही 3 है। अब जो 3 प्लेसेस में हमने इनको अरेंज करना है, ऐसे में अगर आप फर्स्ट प्लेस पे आप देखेंगे तो आपके पास ए या सी सिर्फ 2 ही चॉइसेस हैं, क्योंकि 2 ए जो हैं वो तो एक जैसे दिख रहे हैं ना। तो हमारे पास फर्स्ट प्लेस के लिए सिर्फ 2 चॉइसेस हुई। अब जो हमारे पास केस 1 है वो क्या है कि आपने फर्स्ट प्लेस पे वहां पर सी को चूज किया। अगर आपने सी को चूज किया तो अब सेकंड प्लेस के लिए क्या बचेगा, सेकंड प्लेस में तो सिर्फ ए ही आ सकता है। अगर मान लो आपने फर्स्ट प्लेस पे ए को चूज किया होता तो अब सेकंड प्लेस पे ए या सी 2 आ सकते थे। तो आपके पास 2 अलग अलग केसेस हो गए। अब ये जो 2 अलग अलग केसेस हो गए, आप में एक में वहां पर 2 है, एक में वहां पर 1 है, तो आपके पास टोटल जो है वो आपके पास 3 टोटल चॉइसेस हो गई अलग अलग। अब ये जो हमारे पास 3 चॉइसेस हो गई, इसमें हम थर्ड प्लेस की तो बात ही नहीं कर रहे। वो हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जो थर्ड प्लेस है वो मैटर ही नहीं करता। थर्ड प्लेस पे हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचेगी। तो इसीलिए टोटल अरेंजमेंट हमसे अगर कोई पूछेगा तो हमारे लिए सिर्फ 3 अरेंजमेंट होंगे जिनके अंदर हम ए और सी को अरेंज कर सकें। ये तो होगा जी हमारे कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि हमें कितना कुछ समझ में आया है। बेसिकली लेट अस पुट आवर ब्रेन्स टू टेस्ट। एक्सरसाइज 7.1, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 assuming that फर्स्ट पार्ट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में सबसे पहले सोचो बेटा जी, 3 डिजिट नंबर है, क्या कुछ स्पेशल है? नहीं जी, कुछ स्पेशल नहीं है। सिंपल उसने नंबर बनाने के लिए बोला है। कोई ऐसा नहीं है कि इवन है, ऑड है, पहले नंबर पे 0 नहीं आ सकती, कुछ स्पेशल केस नहीं है। ये चीज आपने सबसे पहले देखनी होती है। इसके अलावा डिस्टिंक्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं या नहीं है, इसको अपने दिमाग में सबसे पहले जो है वो रखना होता है। तो यहां पर हम देखते हैं सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, कोई स्पेशल केस है नहीं। तो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट प्लेस के लिए जो चॉइस है वो हमारे पास 5 हो गई। अब क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो हमारे पास सेकंड प्लेस के लिए भी 5 हो जाएंगी और थर्ड प्लेस के लिए भी 5 हो जाएंगी। अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे तो टोटल 3 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 125। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो चॉइसेस फॉर फर्स्ट प्लेस तो रहेंगी 5, लेकिन अब क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास चॉइसेस जो हैं वो हो जाएंगी 4, थर्ड प्लेस के लिए हमारे पास चॉइसेस हो जाएंगी 3। और अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 ये देगा हमारे को 60। मतलब टोटल हमारे पास वेज या टोटल 3 डिजिट नंबर जो हम बना सकते हैं बिना रिपीटिशन के वो होंगे 60। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है जी, यहां पर रिपीटिशन तो अलाउड है,
लेकिन यहां पर वो इवन नंबर की बात कर रहा है। यहां स्पेशल केस हो गया बच्चे। जब स्पेशल केस हो जाता है ना, तो सबसे पहले चॉइसेस आपको उस स्पेशल केस की देखनी होती हैं। तो स्पेशल केस किस प्लेस के लिए हो गया है? यूनिट प्लेस के लिए। तो यूनिट प्लेस के लिए आप या तो 2 या तो 4 या तो 6 इनमें से कुछ ना कुछ चूज कर सकते हो। तो आपके पास सिर्फ 3 चॉइसेस हैं। अब रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड है तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आपने फर्स्ट प्लेस के लिए क्या चूज किया है। आपके 10th प्लेस के लिए वहां पर 6 चॉइसेस होंगी, और अगर 100 प्लेस के लिए अगर हम देखें तो भी आपके पास 6 चॉइसेस होंगी। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी एफपीसी लगाओगे तो 3 डिजिट नंबर जो हमारे बनेंगे वो बनेंगे 108। और इसी के साथ चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड? रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 10 लेटर आपके पास हैं टू चूज फ्रॉम। 4 लेटर कोड आपने बनाना है। तो सबसे पहले पहले अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमारे पास जो है वो 10, फिर हम जो सेकंड प्लेस देखते हैं उसके लिए चॉइसेस हो जाएंगी 9, जो थर्ड प्लेस होगा उसके लिए चॉइसेस होंगी 8, फोर्थ प्लेस के लिए 7 बचेंगी, और एफपीसी अगर आप लगाओगे तो 10 इंटू 9 इंटू 7 करोगे 50 40, मतलब 5040 आपका आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts with 6 7 and no digit appears more than once? मतलब 5 डिजिट का हमारे को टेलीफोन नंबर बनाना है, 0 से लेकर 9 तक, मतलब टोटल 10 डिजिट जो है वो हमारे को मिली हुई हैं। फर्स्ट प्लेस पे आपको 6 ही रखना है, सेकंड प्लेस पे आपको 7 ही रखना है, बाकी 3 प्लेसेस पे आप जो मर्जी रख सकते हो, लेकिन आपने रिपीटिशन जो है वो नहीं लेनी है। तो अगर फर्स्ट प्लेस की हम बात करेंगे तो सिर्फ एक ही चॉइस है, सेकंड प्लेस की आप बात करोगे एक ही चॉइस है, थर्ड प्लेस की अगर हम बात करें तो आप वहां पर 6 और 7 नहीं ले सकते, ये तो आप यूज कर चुके हो ना। तो 2 डिजिट जो है वो हटा दो, बाकी कितनी बचेंगी? 8 बचेंगी। अब अगर मान लो हम फोर्थ प्लेस की बात करेंगे तो आप 3 डिजिट्स यूज कर चुके हो। फर्स्ट प्लेस पे आपने यूज की है, सेकंड प्लेस पे यूज की है, थर्ड प्लेस पे यूज करी है, तो 3 डिजिट तो जा चुकी। फोर्थ प्लेस पे आपके पास 7 चॉइसेस बची, फिफ्थ प्लेस पे आपके पास 6 चॉइसेस बची। सेम वे में अगर हम एफपीसी लगाएंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स कितने हो जाएंगे? 336। कैसे आ गए? मल्टीप्लाई करके, 11876 आपस में मल्टीप्लाई कर दो। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? तो यहां पर 3 बार हमने वहां पर टॉस किया है जी। 3 बार टॉस किया है तो आप जो भी 3 टॉसेस है ना उनको अलग अलग ले लो। सबसे पहले टॉस की अगर बात करोगे तो सीधी सी बात है, हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब आपके पास 2 ही वहां पर पॉसिबल आउटकम्स होंगे। और सेम रहेगा हमारे पास सेकंड टाइम, रहेंगे तो वो हेड और टेल ही ना, और थर्ड टाइम में भी यही रहेगा। तो अगर हम एफपीसी लगाएंगे यहां पर तो सीधी सी कहानी है, 2 इंटू 2 इंटू 2 हमारे को 8 पॉसिबल आउटकम्स मिल जाएंगे। और इसी के साथ चलते हैं जरा सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। गिवन 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? अब यहां पर हमारे पास सिर्फ 2 ही फ्लैग हमने यूज करने। अब फ्लैग हैं तो सीधी सी बात है, रिपीटिशन का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जब आपने ऊपर कोई फ्लैग यूज कर लिया तो नीचे आप उसको तो कर ही नहीं सकते। तो फर्स्ट फ्लैग के लिए आपके पास 5 चॉइसेस होंगी, सेकंड फ्लैग के लिए ऑब्वियस है कि 4 चॉइसेस बचेंगी। एक फ्लैग तो आप लगा चुके होगे। अब यहां पर अगर मान लो एफपीसी लगाओगे तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आपके पास 20 आ जाएगा। और यही आपके पास टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स जो हैं वो पॉसिबली आप क्रिएट कर सकते हो। और इसी के साथ हमारी 7.1 एक्सरसाइज खत्म होती है। 7.2 से पहले चलते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है यहां पर कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल होता क्या है? सिंपल, हमारे पास अगर कोई कहे कि n फैक्टोरियल है तो हमने 1 से लेकर उस नंबर तक सारे के सारे नंबर लेने हैं और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये होता है फैक्टोरियल। मतलब अगर मान लो हमारे को बोला जाए कि 4 फैक्टोरियल क्या है, तो 4 फैक्टोरियल सिंपल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल होगा। और इसको उल्टा भी लिख सकते हो, बात तो वहीं की वहीं रहेगी। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर सकते हो। अगर 8 फैक्टोरियल कोई बोले तो बेटर वही यही होता है कि हमेशा हम बड़े फैक्टोरियल से 1 की तरफ जाते हैं। अब 8 फैक्टोरियल है तो 8 इंटू 7 इंटू 6 करते करते 1 तक चले जाओ। 5 फैक्टोरियल बोल रहा है तो 5 से 1 तक चले जाओ। लेकिन
अब जब इसको सॉल्व करने की बारी आती है तो हमेशा हमें जस्ट फैक्टोरियल सॉल्व नहीं करने होते, कभी वो डिवीजन में आएंगे, कभी वो मल्टीप्लाई में आएंगे। तो हमें कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हैं वो ऑब्जर्व करने चाहिए। जैसे अगर हम 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल देखते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 और ऐसे ऐसे 1 तक होता है। 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 ऐसे ऐसे 1 तक होता है। तो 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे, फिर 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे, उसके बाद वहां पर डिवाइड करोगे, तो ऐसा नहीं, वो गलत मेथड हो जाएगा एक तरह से। तो अच्छा क्या रहेगा कि आप वहां पर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो है इसको कैंसिल ही कर दो। अगर मान लो किसी ने बोला 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल, इस तरह से जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिया है, तो आप ऊपर 6 फैक्टोरियल एक्सपेंड करके लिख दोगे, नीचे 3 और 4 फैक्टोरियल अलग से एक्सपेंड करके लिख दोगे। जब आप कैंसिलेशन करोगे तो आपके पास जस्ट वहां पर 5 बचेगा। लेकिन इतनी एक्सपेंशन की जरूरत ही नहीं होती। अगर हमें वहां पर 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल वहां पर सॉल्व करना है तो आपने जस्ट वहां पर 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख दिया, बहुत है। हमेशा ध्यान रखो बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक खोलो, 1 तक नहीं। 11 फैक्टोरियल चाहिए हमारे को, तो अगर 11 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तब तो हमें 1 तक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल चाहिए तो हम वहां पर 11 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, लेकिन जस्ट 8 फैक्टोरियल तक। हम वहां पर लिखेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, नीचे 8 फैक्टोरियल है वो कैंसिल हो जाएगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 जो है वो हमारे को 990 दे देगा। तो ये कन्वीनियंट मेथड है, ये अच्छा मेथड है फैक्टोरियल का। अब हम एकदम रेडी हैं हमारी एक्सरसाइज को करने के लिए। एक्सरसाइज हमारी 7.2 जो पूरी फैक्टोरियल बेस्ड है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी हमसे कह रहा है कि सिंपल 8 फैक्टोरियल निकालो, तो हम 8 फैक्टोरियल सीधा सीधा निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारे को वो बोल रहा है कि वहां पर 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल निकालो, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल को हम अलग से निकालेंगे, 3 फैक्टोरियल को हम अलग से निकालेंगे और दोनों को माइनस करके 18 दे देंगे। हमारे पास इसके लिए मेथड जो है वो अलग भी होता है। अगर आप चाहो तो 4 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक खोलो, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो। लेकिन इसमें आपको कोई ईज नहीं मिलती, इसमें कहीं आपको ऐसी कन्वीनियंस नहीं मिलेगी, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर पूरी एक्सपेंशन जो है वो यहाँ पर देकर समझाया है। अगर मान लो हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है कि क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल होता है। तो यहां पर अलग अलग करके देख लेते हैं, वैसे आप हमेशा ध्यान रखना कभी ऐसा होगा नहीं, ठीक है। अलग अलग आप करके देखोगे तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल आपको 30 देगा, जैसे मैंने आपको पूरे पूरे फैक्टोरियल वहां पर एक्सपेंड करके दिए हुए हैं। 7 फैक्टोरियल को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे को वहां पर 5040 मिलता है। तो ऑब्वियस है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल जो होता है वो 7 फैक्टोरियल नहीं होता, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल हमने यहाँ पर ओपन करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, जब डिवीजन हो ना तो बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक खोलो। अब जैसे 8 फैक्टोरियल है तो 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक ही ओपन करो। 8 इंटू 7 इंटू 6 ऐसे 1 तक मत ले जाओ, सिंपल 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और अपॉन में आपका जो 6 फैक्टोरियल होगा वो वहां पर 6 फैक्टोरियल को काट देगा। अब हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, 8 इंटू 7, 8 और नीचे जो 2 फैक्टोरियल है उसे अगर काट दो, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है ना, तो 8 को और 2 को अगर हम काट देंगे तो हमारे को 4 इंटू 7 मिलेगा, बेसिकली जो हमारे को 28 दे देगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, आपका तो क्वेश्चन ही है ये, 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन से हमने x निकालना है। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि आप यहां पर जो है वो एलसीएम लो, आप पहले 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल पूरा लिखो, 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल को पूरा ओपन करके लिखो, तो वो एक लंबा मेथड है बच्चे। तो हम क्या करें, यहां पर देखो बेटा, सबसे बड़ा फैक्टोरियल देख लो, सबसे सिंपल यही होता है। सबसे बड़ा फैक्टोरियल क्या है, 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। जब हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में तो आपको दिख ही रहा है 8 फैक्टोरियल कट जाएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल आ जाएगा और 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब जो चीज मैंने आपको बताई थी, ऊपर वाला मतलब जो बड़ा है, ऊपर वाला बोलना तो गलत हो जाएगा, कई बार नीचे भी बड़े फैक्टोरियल होते हैं। बड़ा फैक्टोरियल जो होता है उसको ओपन करो छोटे फैक्टोरियल तक, 8 फैक्टोरियल जो है उसको ओपन करो 6 फैक्टोरियल तक, ऐसे ही फिर दूसरी टर्म के लिए 8 फैक्टोरियल को ओपन करो 7 फैक्टोरियल तक।
तो आपको फर्स्ट टर्म में क्या मिलेगा 8 इंटू 7, क्योंकि 6 फैक्टोरियल को काट देगा। और दूसरे में आपको क्या मिलने वाला है सिंपल 8, क्योंकि आप लिखोगे 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, वो 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया 8 इंटू 7 प्लस 8, और वो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हमारे पास 64 आ जाएगी। तो ये एक इजी मेथड है। इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के लिए मत करना, इस क्वेश्चन को मेथड के लिए करना। ये वाला मेथड अच्छी तरह से समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इवेल्युएट करना है हमने n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n और r की वैल्यू जो है वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग दी हुई है। तो जस्ट वैल्यू को पुट करो, हमें क्या मिलेगा, हमें वहां पर मिल जाएगा यहां पर 6 और नीचे मिलेगा 6 माइनस 2। अब 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल को ओपन कैसे करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 5 आपको 30 दे देगा। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो यहां पर हमारे को क्या मिल रहा है, n की जगह आपने 9 पुट करना है, r की जगह आपने 5 पुट करना है। तो बेसिकली आपको न्यूमरेटर में वहां पर 9 फैक्टोरियल मिलेगा, डिनोमिनेटर में जस्ट 4 फैक्टोरियल बचेगा। और फिर हम क्या करें, फिर हम वहां पर 9 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 4 फैक्टोरियल तक। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल जो करोगे वो अपॉन में जो 4 फैक्टोरियल होगा उसके साथ में कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 जो है वो आपको क्या देगा 15,120। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज 7.2 खत्म होती है जी। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है परमुटेशंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर ही परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है। तो आप खुद ही समझ लोगे कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे पहले जो हमारा चल रहा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फैक्टोरियल, वो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन थी। अब परमुटेशंस होती क्या है उनकी बात करते हैं। A permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time। भाई डेफिनेशन तो सामने है, इंग्लिश तो सामने है, लेकिन ये इंग्लिश एग्जैक्टली हमसे कहती क्या है। हम फिर से 3 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए बी सी। अब ये जो 3 ऑब्जेक्ट है ना, इन्हें हम हर एक प्लेस के लिए अलग अलग चॉइसेस लेकर अरेंज करना वो तो सीख चुके हैं। लेकिन अब बिना अलग अलग प्लेसेस की चॉइसेस के बारे में सोचें, अगर हमें अरेंजमेंट्स के बारे में सोचना है तो हमें यहां पर परमुटेशन अप्लाई करनी पड़ती है। कैसे, सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लेकर उसको अरेंज करना है, तो एक ऑब्जेक्ट में तो अरेंजमेंट होती नहीं है। सिंपल आप क्या लिखोगे ए बी सी। अगर मैं कहूं चलो 2 ऑब्जेक्ट ले लो, कोई मर्जी आप ले सकते हो ए बी सी में से, और 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करो, तो हो सकता है आप वहां पर ए बी ए सी बी ए बी सी सी ए सी बी कोई भी अरेंजमेंट दे सकते हो। अगर मैं कहूं कि 3 ऑब्जेक्ट हैं और तीनों के तीनों आपने अरेंज करने हैं, तो हमारे पास अलग अलग अरेंजमेंट जो है वो हम पहले भी देख चुके हैं, ये आ सकती हैं। अब इन्हीं सब अरेंजमेंट्स का हमारे पास एक शॉर्टकट जो है वो मिलता है परमुटेशन के फॉर्मूले से। बेसिकली द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम where 0 is less than r less than equal to n and the objects do not repeat is n multiplied by n minus 1 up to n minus r plus 1 which is denoted by npr। अब ये इतना सब कुछ क्या बोल गया वो समझते हैं। सिंपल बेटा जी, हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स में से आपको कहा जाए कि r ले लो और उनको अरेंज करो। जैसे हमें 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी दिए गए थे, तो वो बोल सकता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को अरेंज करो, बोल सकता है कि 2 को करो, या हो सकता है रिक्वायरमेंट तीनों के तीनों की हो। ठीक है जी। तो अगर n ऑब्जेक्ट हैं, r वहां पर हमने लेने हैं और हमने उनको अरेंज करना है, तो ऐसे में हमेशा तुम्हारी अरेंजमेंट्स होंगी n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 2, और इसी तरीके से आप जो है वो डिक्रीमेंट करते चले जाओगे कहां तक, n माइनस आर प्लस 1 तक। मतलब अगर मान लो ये चीज नहीं समझ में आ रही है हमारे को, तब हम क्या करें, हमें ये n और r नहीं समझ में आ रहे तो हम क्या करें। तो हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और हमने वहां पर 2 ऑब्जेक्ट लेकर अरेंज करना है। ठीक है जी। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या करना है, n माइनस आर प्लस 1 5 माइनस 2 प्लस 1, मतलब हमें वहां पर 4 तक वापस जाना पड़ेगा। अब ये 4 तक वापस जाना पड़ेगा, क्या क्या मतलब हो गया, सिंपल 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। तुम्हारे पास 20 अरेंजमेंट्स हो सकते हैं जो तुम वहां पर 2 ऑब्जेक्ट लो 5 में से और उसको अरेंज कर दो।
चलो ये चीज हमारे को समझ में भी आ गई, लेकिन इसका एक फॉर्मूला जो है वो भी होता है, और वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है हमारे पास एन पी आर इक्वल्स एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला बिना परमुटेशन के फॉर्मूले का पता हुए हमने सॉल्व किया था लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट एक्सरसाइज की। ये फॉर्मूला जो है जस्ट आपसे दो चीजें मांगता है, वो है एक एन और एक है आर। कितने आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कितने ऑब्जेक्ट को आप अरेंज करना चाहते हो। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। अगर मान लो हम सिंपल सिंपल देखें, लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो सिर्फ तब काम करता है जब वहां पर हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर मान लो हमारे पास जो है वो रिपीटिशन अलाउड हो, तब मान लो हमारे पास परमुटेशन चाहिए, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, आर जो है वो हमने लेने हैं, लेकिन रिपीटिशन इस वक्त अलाउड है, तो ऐसे में फॉर्मूला वो नहीं रहेगा। अब आपको फॉर्मूला लगाना होगा एन टू द पावर आर। अगर मान लो सेम हमारे पास ए बी सी तीन हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और उसमें से दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो हमने चूज करने हैं, और हमने वहां पर उनके अरेंजमेंट देखने हैं, लेकिन रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड का मतलब होता है कि फर्स्ट प्लेस पे अगर आपने ए लिया है ना, तो आप फ्री हो सेकंड प्लेस पे भी आप ए ले सकते हो। अगर आपने फर्स्ट प्लेस पे बी लिया है तो सेकंड प्लेस पे भी बी ले सकते हो। तो ऐसे ऐसे अगर हम अरेंजमेंट सारे देखें, तो अब हमारे पास जो अरेंजमेंट्स आएंगे इसके, वो होंगे 3⁻², मतलब 9। क्यों? क्योंकि तीन हमारे पास ऑब्जेक्ट थे, और हमने जो है वो वहां पर दो उसमें से निकाले, तो n की वैल्यू 3 हो गई, r की वैल्यू 2 हो गई, 3⁻² हमारे को 9 दे देगा। सिंपल। मान लो हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी, और अब मैं कहता हूं कि तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट जो हैं उनको लो और अरेंज करो। तो अब n जो है वो भी आपके पास 3 है, r भी आपके पास 3 है, तो आप अरेंजमेंट्स देखोगे तो आपके पास बहुत सारे अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। एग्जैक्टली कितने आएंगे? एग्जैक्टली आएंगे 3⁻3, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता है? n टू द पावर r। तो आपके पास 27 आंसर आ जाएगा। डन जी। अब अगर मान लो हमें कोई कहे कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट ही नहीं है, तब क्या करोगे? मान लो n ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, इसमें जो है ना P1 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक तरह के हैं, P2 ऑब्जेक्ट जो हैं वो किसी दूसरी तरीके के, Pk ऑब्जेक्ट जो हैं वो किसी और काइंड के हैं। तब हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास फॉर्मूला फिर बदल जाएगा। अब हमारा फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, Pk फैक्टोरियल, मतलब जो भी हमारे पास अलग 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 काइंड है ना, उनके जितने जितने नंबर हैं। नहीं जी, हमारे को ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है जी, नहीं समझ में आई तो क्या करें? हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इन सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम देखते हैं कि कुछ कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो तो एक जैसे ही हैं। अब यहाँ पर जो म्यूजिकल नोट्स हैं हमारे पास, दो एक तरह के हैं, तीन एक तरह के हैं, चार जो हैं वो एक तरह के हैं, बाकी लैम्प शेड, स्कल, जो हमारा ट्री है और जो हमारा हाउस है वो एक 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 है। अब हम क्या करें? तो सिंपल है बच्चे, वहां पर जो एक 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 ऑब्जेक्ट है उसको तो दिमाग से निकाल दो। जो रिपीटिशंस है ना, जस्ट उनका ध्यान रखो। टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पर? टोटल ऑब्जेक्ट है हमारे पास 13। आप काउंट कर सकते हो, या फिर सीधा सीधा जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं उनको आप ऐड करके देख लो। तो हमारे पास टोटल जो है वो अगर 13 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ऊपर आपने 13 फैक्टोरियल लेना है, और नीचे आपने वहां पर जो भी रिपीटिशन है 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये लेना है। दैट्स इट। ये जो हमारी थ्योरम या ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये इस तरह से काम करता है। अब ये जो भी आपने यहाँ पर सीखा है ना, इसे देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर कि क्या हमारे को समझ में आया है या नहीं आया। मान लो हमारे पास जो है वो 5 फ्लैग्स हैं, different colors. How many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? ये आपने FPC से किया हुआ है। हमने पहले वाले फ्लैग की चॉइस ली थी 5, दूसरे वाले फ्लैग की चॉइसेस जो हैं वो हमारे पास 4 थी, क्योंकि एक फ्लैग हम यूज कर चुके थे। FPC हमने लगाया था और हमारा आंसर जो है वो 20 आ गया था। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर परमुटेशन की बात करें, तो आपने क्या ध्यान रखना है कि आपके 5 फ्लैग्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे से अलग हैं। आपने 2 फ्लैग लेने। आपको यहां पर जो फॉर्मूला लगाना है वो है NPR का। तो सिंपल है कि 2 आउट ऑफ 5 फ्लैग्स कैन बी अरेंज्ड इन 5p2 वेज। मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्नल निकालने हैं तो सिंपल आपको 5p2 निकालना है। 5p2 कैसे निकलेगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल।
अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, हमारे पास आंसर जो है वो 5 इंटू 4 आ गया, मतलब 20 आ गया। तो ये हमारे पास जो वे होता है, अभी हो सकता है आपको ये लगे कि इतना छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें जो है वो बड़ा हो गया, लेकिन जब कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे ना, तो ये वे एफपीसी से बहुत इजी वे। ठीक है जी। अब जरा एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज पे बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन हैं जिन्हें हम वहां पर सॉल्व करके ये चीज समझ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो सिंपल वहां पर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का केस है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का केस कैसे है? हमें 9 डिजिट्स दी हुई हैं, उनमें से हमने 3 डिजिट जो है वो चूज करनी है, उनको अरेंज करना है। तो 9p 3 वेज हो गए, सिंपल सिंपल। अगर हम टोटल वहां पर पॉसिबल निकालना चाहते हैं कि नंबर कितने बनेंगे, तो वो यही होंगे 9p3। 9p3 को सॉल्व कैसे करोगे? 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब आपके पास आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। कैसे सॉल्व करते हैं? 9 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक खोल दो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल को काट दो, 9 इंटू 8 इंटू 7 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 504 आ जाएगा। इसे हम कर सकते थे दूसरे मेथड से, और आपने किया भी है। एफपीसी से हमने किया था, उसमें क्या किया था, एक एक प्लेस के बारे में सोचा था कि पहली बार में आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, आपके पास 9 चॉइसेस हैं। एक डिजिट अगर आप यूज कर लोगे, क्योंकि रिपीटिशन तो अलाउड है नहीं, तो दूसरे प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं, उसमें 8 आती, तीसरे प्लेस के लिए 7 आती, फिर आप 9 इंटू 8 इंटू 7 करते हैं, आंसर तो फिर भी यही आना था। लेकिन अब जो है वो यहां पर अगर हम देखें तो एक न्यूमेरिकल वे है, एक फॉर्मूला जो है वो मिल गया हमारे को। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है, अगर मान लो हम क्वेश्चन की बात करें तो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। हमें वहां पर 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां पर एक स्पेशल केस आ गया। वो स्पेशल केस क्या है? हमारे पास 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स होती हैं, लेकिन इसमें जो 0 है इसे हम फर्स्ट डिजिट के अंदर यूज कर ही नहीं सकते। अगर आपने 0 को फर्स्ट डिजिट ले लिया तो आपका 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो आपको जब कभी भी कोई स्पेशल केस होता है ना, आपको उसके बारे में सबसे पहले सोचना होता है। तो आपके पास फर्स्ट डिजिट के लिए 9 चॉइसेस बनी हैं, इसको तो दिमाग में रखो अलग, बाकी क्वेश्चन को अलग। अब बाकी क्वेश्चन क्या है? बाकी क्वेश्चन सिंपल है कि आपके पास 3 डिजिट नंबर जो है वो बनाना है आपने। अब ये जो 3 डिजिट नंबर बनाना है, इसके लिए चॉइसेस कितनी है आपके पास, ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? एक डिजिट आपने यूज कर ली ना, यहां पर आपके पास टोटल कितनी थी? 10 डिजिट्स थी। 10 में से अगर एक आपने यूज कर ली है, तो बाकी जो बची हुई हैं वो हमारे पास कितनी है? वो तो हमारे पास 9 डिजिट्स हैं। तो बेसिकली आपको अगर 3 डिजिट जो हैं वो चाहिए, तो 9p3 में अरेंजमेंट मिल जाएगा आपको। 9p3 से हमारे को मिलेगा क्या? सिंपल 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल को, तो फिर से वही 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल करोगे, 6 फैक्टोरियल कटेगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 जो है वो आ जाएगा, 504 आ गया। लेकिन ये 504 है क्या? ये हमारे पास अरेंजमेंट है 3 डिजिट्स का। हमारे पास 4 डिजिट नंबर नहीं बना अभी भी, हमारा ये कितना बना है? 3 डिजिट। जो हमारा पहला था, जो 0 नहीं हो सकता था, वो जो प्लेस है वो हमने अलग से लिया था, ये हमने अलग से लिया है। तो जब कभी भी हम यहां पर एक ही क्वेश्चन के अंदर उसको अलग अलग सॉल्व करते हैं, तो हमें एफपीसी तो दोबारा से लगाना पड़ेगा। अब एफपीसी जो है वो क्या करेगा? वो हमारे को यहां पर 4 डिजिट नंबर जो है वो दे देगा, और बिना किसी डिजिट के रिपीट हुए। कैसे? वो 9 को 504 से मल्टीप्लाई करके हमारे को आंसर देगा, और आंसर क्या आएगा? सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा 4536, मतलब 4536। इतने हम 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं अगर वहां पर कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। डन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। नो डिजिट इज रिपीटेड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो फॉर्मूला तो हमारा एनपीआर वाला लगेगा, लेकिन यहां पर फिर दोबारा से एक स्पेशल केस आ गया। इससे पहले वाले में जैसे हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे हम 0 नहीं ले सकते थे, अब यहां पर हम यूनिट प्लेस पे जो ऑड नंबर है वो नहीं ले सकते, क्योंकि हमने क्या बनाना है? हमने तो इवन नंबर बनाना है ना। तो इवन नंबर बनाना है तो हमारे को सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा कि वंस प्लेस पे क्या क्या आ सकता है। तो वंस प्लेस में हमारे पास जो है वो 2 4 6 सिर्फ यही चॉइसेस है, मतलब टोटल चॉइसेस आपके पास 3 हो गई। अब बाकी के बारे में सोचते हैं। 3 डिजिट नंबर था, एक यूनिट प्लेस जो है उसके बारे में तो सोच लिया। अब बेसिकली आपने क्या सोचना है?
हमने सोचना है बाकी 2 प्लेसेस का। जो 2 प्लेसेस हैं उनके लिए चॉइसेस कितनी हैं? वो हमारे लिए बची 5 चॉइसेस। क्यों? क्योंकि एक चॉइस तो आपने यूज कर ली है। 1 2 3 4 6 7 ये हमारे पास 6 नंबर है। ये 6 नंबरों में से एक नंबर तो आपने यूज कर लिया यूनिट प्लेस पे। बाकी जो हमारे पास बचे हैं यहाँ पर 5 डिजिट, उनमें से आपने 2 को अरेंज करना है, और वो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला कह रहा है कि 5p2 होगा। 5p2 को सॉल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा। सिंपल 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे 5 इंटू 4 मिलेगा, मतलब आपको मिल गया 20। लेकिन फिर से ध्यान रखना ये आंसर नहीं है, ये 2 डिजिट्स के अरेंजमेंट्स हैं। अब ये 2 डिजिट्स के अरेंजमेंट है तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट प्लेस पे जो आपने पहले से चॉइसेस ले रखी हैं। मतलब एफपीसी लगाओ और उसके बाद आपको वहां पर टोटल नंबर जो है वो पता चलेगा। कैसे? मल्टीप्लाई करके 3 को 20 से। 3 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 60, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये हमारे पास टोटल नंबर्स हैं। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 if no digit is repeated, how many of these will be even। मतलब कुल मिला के यहाँ पर क्वेश्चन 2 पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो सिंपल कह रहा है कि 4 डिजिट नंबर बना दो, 5 डिजिट में आपको दे रहा हूँ, तो वो तो बहुत ही सिंपल सा है। 4 आउट ऑफ 5 डिजिट जो है वो तो 5p4 वेज में ले सकते हैं। और सिंपल सिंपल निकालना क्या है, हमने 5p4 को ही सॉल्व करना है यहाँ पर। तो 5p4 को सॉल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल क्या देगा? 5 फैक्टोरियल ही देगा। 5 फैक्टोरियल जो होता है वो 120 होता है। ये आप याद करते हो तो देखो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 तक तो कोई मुश्किल है नहीं। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो अब यहां पर हमारा जो यूनिट प्लेस है वो फिर से इंपॉर्टेंट हो गया जी। तो जो वंस प्लेस है उसमें आपके पास चॉइसेस क्या हैं? आप या तो 2 यूज कर सकते हो या 4, क्योंकि यही 2 इवन नंबर हमारे को दिए हुए हैं जो हम यूनिट प्लेस पे यूज कर सकें। तो हमारे पास चॉइसेस हो गई 2। और अब बचा बाकी। बाकी का मतलब आपके पास 3 प्लेसेस हैं जहां पर आपने डिजिट्स को अरेंज करना है, और आपके पास चॉइसेस जो हैं वो 1 2 3 4 5 अगर आप देखोगे तो उसमें से एक नंबर आप ले चुके हो। मतलब 4 डिजिट्स जो हैं वो टू चूज फ्रॉम है, 3 प्लेसेस हैं, तो आपको 4p3 से टोटल अरेंजमेंट्स पता चल जाएंगे। ये अरेंजमेंट कौन से हैं? ये 3 डिजिट्स के अरेंजमेंट है। तो इन अरेंजमेंट को आप सॉल्व करोगे जैसे हम हमेशा करते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल करके सॉल्व करोगे तो 24 आएगा। अब आपको लगाना पड़ेगा एफपीसी, क्योंकि आपने जो है वो 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। आपने एक वहां पर प्लेस जो है उसको अलग लिया, यूनिट प्लेस को, बाकी प्लेसेस को अलग लिया। अब एफपीसी लगाते हैं तो हमारे को क्या मिल जाता है? एफपीसी से हमारे को मिल जाएगा 2 इंटू 24 इज इक्वल टू 48। मतलब टोटल हमारे पास 48 ऐसे नंबर्स होंगे जो इवन होंगे 1 2 3 4 5 से बने हुए, बिना किसी रिपीटिशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्संस इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन assuming one person cannot hold more than one position। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार। 8 हमारे पास पर्सन है, 2 हमारे को वहां पर बंदे चाहिए, तो 8p2 वेज हो गए सीधे सीधे से, कहीं कोई सिरदर्दी है ही नहीं भाई। डिस्टिंक्ट तो होंगे ही होंगे, पर्सन है तो डिस्टिंक्ट पर्सन है, और 8 में से 2 हमने लेने हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास 8p2 आएगा। 8p2 को सॉल्व करोगे 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, मतलब सेम सेम जो भी हम करते आ रहे हैं, 8 इंटू 7 आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 56। और बस यही आंसर होगा। तो काफी ईजी है ये तो। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमने n की वैल्यू को निकालना है, और एक इक्वेशन दी हुई है। जो इक्वेशन दी हुई है वो हमारे पास प्रोपोर्शन है एक तरह से, मतलब रेशोज दी हुई हैं आपस में इक्वल है। तो रेशोज दी हुई हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इनको जो है वो अपॉन में ले लेते हैं। अब सिंपल फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। तो सिंपल हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और क्या सामने आया है वो तो आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे। n माइनस 1 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे n माइनस 1 में से 3 को माइनस करना पड़ा, और फिर np4 को कैसे खोला आपने? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 का फैक्टोरियल। डन। जस्ट जो हमारे पास ये a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी फॉर्म है इसको रीअरेंज कर लो, जो भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में ले जाओ। डन। ये भी हो गया जी। अब क्या करोगे? अब जो सिंपल सा रूल है वो आपका ये कहता है कि जो आपस में कट रहा है उसको काटो, बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक ओपन करो।
तो n-4 फैक्टोरियल तो देखो सीधा सीधा ही कट गया। अब जो बचा हमारे पास n-1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, इनमें n फैक्टोरियल बड़ा होगा। सीधी सी बात है ना, माइनस करने पे चीजें छोटी हो जाती हैं, तो हमारे पास कोई भी नंबर छोटा होगा माइनस करने पे। तो अब n फैक्टोरियल हमारा बड़ा है, तो हमने n फैक्टोरियल को ओपन करना है n इंटू n-1 फैक्टोरियल। अगर हम यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देंगे तो 1/n 1/9 के बराबर आ गया, n की वैल्यू 9 आ गई, इजी पीजी। 7th क्वेश्चन, फाइंड आर इफ फर्स्ट पार्ट जो है वो हमें कह रहा है 5pr इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6pr-1। सेकंड पार्ट कह रहा है 5p1 इक्वल 6pr-1। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं सिर्फ। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल फार्मूला जो है वो यूज करोगे, एनपीआर का फार्मूला आपको पता ही है। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर फैक्टोरियल लेफ्ट में आ जाएगा, राइट में 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस आर-1 फैक्टोरियल, जैसा कि मैंने किया हुआ है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो राइट में आप देख सकते हो कि 6 माइनस -1 आपको 7 दे देगा, मतलब 7 माइनस आर आ जाएगा राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में। जो 7 माइनस आर है उसको आप लेफ्ट में लेकर आ जाओ, क्यों? क्योंकि आर वाली टर्म से एक तरफ सॉल्व करेंगे, बाकी जो कॉन्स्टेंट है उनको अलग से ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 7 माइनस आर फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो हमारे पास 5 माइनस आर फैक्टोरियल पहले से था, और राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास ईजीपीजीसी आ गई, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसके बारे में सोचो, 7 माइनस आर फैक्टोरियल है तो ये बड़ा है, क्योंकि 7 में से 1 माइनस करोगे 6 आएगा, फिर -1 करोगे तब जाकर 5 आएगा। तो हम यहां पर 7 माइनस आर फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, कैसे? जो हमारा वे होता है 7 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास 5 माइनस आर फैक्टोरियल है। सिंपल सा रूल है, बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक ओपन करना है, ठीक है जी। अब हमारे पास 5 माइनस आर फैक्टोरियल लेफ्ट हैंड साइड में कटता हुआ हमारे को दिख रहा है, राइट हैंड साइड में तो 5 फैक्टोरियल को इजीली काट ही रहा है। तो 7 माइनस आर 6 माइनस आर हमारे को 12 दे देंगे। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, तुम्हें वहां पर आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 मिल जाएगा। इसको फैक्टराइज करोगे, r माइनस 10 r माइनस 3 मिल जाएगा। r की यहां पर दो वैल्यूज आ जाएंगी 10 और 3। लेकिन हमेशा ध्यान रखो बेटा जी, NPR के लिए R की वैल्यू N या N से छोटी होती है, कभी भी N से बड़ी नहीं होती। मतलब टॉप पे देखो, जो नंबर्स हैं वो कभी भी उन नंबर से ऊपर जा ही नहीं सकती। तो हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है 5PR, 5 से बड़ी तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो क्योंकि वो 5 से बड़ी नहीं हो सकती तो 10 को नेग्लेक्ट कर दो, सिंपल लिख दो कि हमारे पास R की वैल्यू 3 है। ओके जी। अब जरा हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारी जो इक्वेशन है वो है हमारे पास 5PR इज इक्वल टू 6PR-1। तो बेसिकली वो जो 2 टाइम्स था ना वो हट गया है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सिमिलर वे में सॉल्व करेंगे, वही हमारे पास वैसे वैसे हमारे फैक्ट आते जाएंगे, लेकिन जो 2 है ना वो 2 मिसिंग रहेगा और कुछ भी नहीं है। अब 7 माइनस आर 6 माइनस आर जो हमारे पास है मल्टीप्लाई करके वो हमारे को 6 देंगे, पहले क्या दे रहे थे? 12 दे रहे थे। फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, थोड़ी सी अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। फिर से हम इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर थोड़े से अलग आएंगे। फिर से हम सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू इस बार आएगी 9 या 4। लॉजिक फिर से वही, हमारी आर की वैल्यू एन को एक्सीड कर ही नहीं सकती। तो अगर मान लो हमारी आर की वैल्यू एन को एक्सीड नहीं कर सकती तो हमने वहां पर आर की वैल्यू 5 तक ही लेनी है, 5 से ऊपर वाली वैल्यू को हटा देना है। तो 9 को हटा दोगे, आर की वैल्यू इस बार जो है वो 4 आ जाएगी। और बस यही इतना सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। सबसे पहले आराम से देखो कि जो लेटर्स हैं कहीं वो रिपीट तो नहीं कर रहे। तो हम देखेंगे नहीं, इक्वेशन में 8 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। तो जब डिस्टिंक्ट लेटर्स होते हैं और रिपीटिशन नहीं होती तो सिंपल एनपीआर का फॉर्मूला होता है। हमें सबसे पहले तो यही सोचना होता है ना कि फॉर्मूला कौन सा लगाएं। हमारे पास 3 अलग अलग थ्योरम्स हैं, तो वो जो 3 थ्योरम्स 3 फॉर्मूले देती हैं, हमारे को पहले अच्छी तरह से दिमाग में ये क्लियर कर लेना होता है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो हमारे को यहाँ तो क्लियर हो गया। और अब बात ये है कि इसमें एन की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है, वो कैसे पता चलेगी? सिंपल देखो कितने लेटर्स हैं, उनमें से कितने अरेंज करने। 8 लेटर हैं और 8 को अरेंज करना है, तो 8p8 हो जाएगा। 8p8 क्या होता है? सिंपल 8 फैक्टोरियल।
हमेशा याद रखो NPN, n फैक्टोरियल होता है। तो इसको लिखकर करना है तो सिंपल 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 8 फैक्टोरियल कर लो, 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल आएगा। 0 फैक्टोरियल याद रखना बच्चे हमेशा 1 होता है, 0 फैक्टोरियल को 0 मत ले लेना, कहीं तुम सोचो कि ये तो डिफाइन ही नहीं हो सकता। तो अगर वो हमारा 1 होता है तो सिंपल 8 फैक्टोरियल आ गया। जैसा कि मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, हमेशा याद रखो NPN जो है वो n फैक्टोरियल होता है। तो आपको 8 फैक्टोरियल जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है वो तो आप जानते ही हो, 8 इंटू 7 इंटू ऐसे 1 तक करते चले जाओ, 4320 हमारे पास आंसर आ जाएगा। डन, इजी था। अब 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। अगर मान लो कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा तो सिंपल देखो कि क्या वहां पर सारे डिस्टिंक्ट हैं या नहीं है। हम देखते हैं कि 6 के 6 डिस्टिंक्ट है, तो हमारे पास NPR हो गया सीधा सीधा। अब NPR हो गया और फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि 4 लेटर जो हैं वो यूज करने हैं, तो 6P4 ये हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स होंगे। अगर मान लो इसको सॉल्व करोगे, 6P4 को सॉल्व करना तो अब इतने क्वेश्चन कर चुके हो, ये तो बहुत ही ईजी है, आराम से उसको सॉल्व करो। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 आएगा, 360 हमारा आंसर आ गया। डन। अब सेकंड पार्ट जो है वो भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है, उसमें वो क्या कह रहा है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, मतलब 6 के 6 हमने यूज करने हैं, तो सिंपल 6P6 कर दो। 6P6 जो है वो तुम्हारे को 6 फैक्टोरियल देगा जो कि 720 देगा। तो आपने अगर सारे लेटर्स यूज करने हैं मंडे के तो 720 अलग अलग वर्ड्स आप बना सकते हो। डन जी। अब इसके बाद जो है थर्ड वाला थोड़ा सा सोचने वाला है, उसमें कह रहा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। तो यहां स्पेशल केस आ गया, और मैंने आपको बताया कि हमेशा स्पेशल केस को अलग से चॉइसेस जो हैं उसकी सेपरेट करो। तो यहां पर जो फर्स्ट लेटर है वो वोवल है, और वोवल हमारे पास है 2, O और A। इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 2 चॉइसेस आ गई। अब ये 2 चॉइसेस में एक लेटर आप यूज करोगे, बाकी बचेंगे आपके पास 5। जो बाकी के 5 बचेंगे उनको आपने अरेंज करना है। तो बाकी के 5 कैसे अरेंज हो सकते हैं, बाकी के 5 अरेंज करने के लिए 5P5 वेज हो जाएंगे। 5P5 वेज आपको कितने देते हैं, 5 फैक्टोरियल यानी 120। लेकिन अब आपने एक क्वेश्चन को 2 अलग अलग पार्ट्स बना के वहां पर किया है। आपने एक वहां पर जो है वो अलग चॉइसेस ली हैं, बाकी 5 की अलग चॉइसेस ली हैं। तो आपको अब क्या लगाना पड़ेगा, FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाओ। 2 और 120 जो भी अलग अलग चॉइसेस आई हैं उनको मल्टीप्लाई करो, और 240 हमारा आंसर होगा। डन जी। ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। अब अगर मान लो हम मिसिसिपी को पहले ढंग से देखें, तो मिसिसिपी के अंदर 11 लेटर हैं, जिसमें 1 M है, 4 I हैं, 4 S हैं और 2 P हैं। ठीक है जी। अब अभी के लिए I को इकट्ठा करना है नहीं करना है, इसको दिमाग से निकाल देते हैं। अगर हमें सिंपल सिंपल यहां पर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, यहां पर आपकी थ्योरम जो है वो लगेगी जहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट जो हैं वो नॉन डिस्टिंक्ट होते हैं। अब जहां पर इनडिस्टिंग्विशेबल वर्ड्स होते हैं वहां पर आप n फैक्टोरियल आप लेते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आप क्या लेते हो, जो भी वहां पर नंबर है रिपीटिशंस का। तो यहां पर जैसे 4i हैं तो 4 फैक्टोरियल, 4s हैं तो 4 फैक्टोरियल, 2p हैं तो हमारे 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो बेसिकली हमारे पास टोटल अगर हम वर्ड्स यहां पर देख रहे हैं तो कितने बनेंगे, वो बनेंगे 3 4 6 5। मतलब सिंपल मिसिसिपी हम देख रहे हैं, और सिंपल मिसिसिपी के अंदर 11 के 11 लेटर हम यूज कर रहे हैं। हमारे पास 3 4 6 5 जो हैं ये हमारे पास वर्ड्स आ रहे हैं। लेकिन बात ये तो पूछा नहीं गया था, तो हमने निकाले क्यों, क्योंकि बच्चे हमारे पास ना कभी भी कोई वे होता ही नहीं है डायरेक्ट कि हम वहां पर ये बता दें कि हाँ इकट्ठा नहीं आएगा। ऐसा कैसे करें, तो वो कह रहा है कि आई इकट्ठे नहीं आएंगे, ये निकाल के दो। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल लेंगे, वो तो हमने निकाल लिए। अब इसमें से माइनस कर देंगे उन वर्ड्स को जिनमें आई इकट्ठा आता है। आई को इकट्ठा रखकर वहां पर निकालने का तरीका तो है हमारे पास। अब वो कैसे निकलेगा, सिंपल, अगर मान लो आई को हम इकट्ठा ले लेते हैं तो वो एक ग्रुप बन जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा आपके लिए, एक तो M है मिसिसिपी का, एक ग्रुप हो जाएगा आई का। अब वो 4 अलग अलग लेटर नहीं है, वो एक ग्रुप है आपके लिए। ठीक है, 4 आपके पास S हो गए, 2 आपके पास P हो गए,
तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हुए? अगर आप यहाँ पर उसको ग्रुप लोगे ना आई को, तो आपके पास एक m है, एक ही वहां पर ग्रुप को कंसीडर करोगे तो 2, 4s हैं तो 2 + 4 6 और 2p हैं तो टोटल हो गए 8। टोटल आपके पास 8 ऑब्जेक्ट हैं। अब 8 ऑब्जेक्ट्स में पंगा कहाँ है? पंगा है s और p में, ये रिपीट हो रहे हैं। जो रिपीट होते हैं उनके फैक्टोरियल नीचे आ जाते हैं। तो हमारे पास s का क्या नंबर है? 4, तो वो 4 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आएगा। p का 2, तो वो भी हमारे पास 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आएगा। ऊपर क्या होता है? जो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं हमारे? 8। तो हमारे लिए यहां पर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे तो 840 आ जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, जब ये दो चीजें आ जाएंगी तो सिंपल आपने माइनस कर देना है। आपको पता चल जाएगा कि कितने वर्ड्स ऐसे हैं जिनके अंदर आई इकट्ठा नहीं आता। और आंसर हमारा है 2625। डन जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी बड़ा होने वाला है और ये आपको एक तरह से कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो समझा देगा परमुटेशन का, कि कहां कहां पर कैसे कैसे पंगे आ सकते हैं। ये क्या है? इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ फर्स्ट पार्ट वर्ड्स स्टार्ट विद p एंड एंड विद s। ठीक है जी। अभी के लिए ना बाकी पढ़ो ही मत, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट जैसे जैसे हमने आगे सॉल्व करने हैं ना वो हम तब कर लेंगे। अभी के लिए सिर्फ फर्स्ट पार्ट पे अपना दिमाग रखो। P से स्टार्ट होना चाहिए, S पे एंड होना चाहिए। ठीक है जी। यहां पर हमारे पास अगर हम परमुटेशन देखते हैं तो हमारे पास 12 लेटर्स हैं, 2 T हैं, बाकी 10 जो हैं वो अलग अलग है। क्लियर? अगर हम यहां पर जो सबसे पहला वाला वर्ड है, मतलब जो पहला लेटर है उसकी बात करें तो उसने कहा है जी P ही रखना है। तो ठीक है जी, P रखना है तो सिर्फ एक ही चॉइस बची। अब जो चॉइसेस लास्ट लेटर की हैं वो भी एक ही हैं क्योंकि S पे एंड करना है उसको। तो ये तो क्लियर हो गया। हम क्या करते हैं? स्पेशल केसेस पहले लेते हैं ना, तो स्पेशल केसेस तो हमने ले लिए। अब जो हमारे बीच के बचे हुए 10 लेटर हैं उनकी बात करते हैं। जो 10 लेटर हैं उनमें 2 टी हैं, तो वो कितने वेज में अरेंज होंगे? सीधी सी बात है, वहां पर जो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? वो n फैक्टोरियल और अपॉन में जो रिपीटिशन नंबर होते हैं उनके फैक्टोरियल। तो यहां पर तो सिंपल एक t है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ऊपर तो आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे तो इतना बड़ा सा नंबर आएगा 1814400। ठीक है जी। तो 18,14,400 हमारा आंसर होगा। लेकिन ये क्या है? ये आपने 10 जो हैं वो अरेंजमेंट निकाले हैं, टोटल 12 का तो निकाला नहीं, लेकिन आंसर फिर भी यही होने वाला है। क्यों? क्योंकि एफपीसी भी लगाओगे तो भी वहां पर 1 और 1 ही तो है सिर्फ। लेकिन ये करके जरूर दिखाओगे लास्ट वाला। अगर एफपीसी नहीं लगाया ना और आपने सीधा सीधा आंसर जो है वो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल करके दे दिया तो मार्क्स कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे वो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा। भाई फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर इसको भी तो इंक्लूड करोगे तभी तो जाके 12 लेटर का पूरा वर्ड बनेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना बच्चे। ठीक है। अब हम बात करते हैं जरा सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, मतलब हमने वॉवल्स का एक ग्रुप बना देना है। अगर वॉवल्स का एक ग्रुप बना देना है तो हम देखेंगे कि हमारे पास 12 लेटर हैं, उनमें 2 तो टी हैं, 5 वॉवल हो गए, 5 लेटर हो गए। मैंने वहां पर अलग अलग करके आपको दिखा भी दिया है कि किस तरह से परमुटेशन के अंदर अलग अलग ग्रुपिंग हो गई है। टी टी अलग हो गया, ई यू ए आई ओ ये हमारे पास अलग है और 5 लेटर जो हैं वो हमारे पास अलग हैं। अगर हम यहां पर इनको इकट्ठा देखें तो बेसिकली हमारे पास 2 टी, एक ग्रुप वॉवल्स का और 5 लेटर्स, टोटल मिलाकर 8 ऑब्जेक्ट हो गए। अब 8 ऑब्जेक्ट जिनके अंदर 2 जो हैं बेसिकली रिपीट हो रहे हैं, टी जो है वो वहां पर इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो ऐसे में हमारे पास टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? ऊपर तो n फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे रिपीटिशन नंबर का फैक्टोरियल आएगा। रिपीटिशन नंबर मतलब सिंपल 2, एक ही चीज रिपीट हो रही है। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल जो कि हो गए 2160। लेकिन यहां पर आंसर खत्म नहीं हुआ, यहां पर मिसिसिपी में तो हो गया था। मिसिसिपी में जो है वो हमने वहां पर आई इकट्ठे ग्रुप में लिए थे, इसलिए हो गया था क्योंकि आई जो है वो है इनडिस्टिंग्विशेबल। वहां पर एक आई जो पहले नंबर पे है वो चौथे पे कब जाएगा, तीसरे पे कब जाएगा, उससे कोई अरेंजमेंट थोड़ा ना चेंज होगा, हमें थोड़ा ना पता चल जाएगा। तो वहां तो एक ही अरेंजमेंट रहेगा। लेकिन यहां पर जो आप देख सकते हो वॉवल्स एक दूसरे से अलग अलग है। 5 वॉवल्स हैं तो उनके अपने रिलेटिव अरेंजमेंट भी तो बनेंगे।
जो 5 वोवल्स के अपने अरेंजमेंट है उनके अंदर आपने 5 वोवल लेने हैं, 5 प्लेसेस पे रखना है। तो कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे? सिंपल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के जो हमारे पास फॉर्मूले के हिसाब से हैं 5p5 अरेंजमेंट्स, मतलब 120 हो गए। डन। अब बात है कि क्या ये आंसर है? नहीं जी, ऑब्वियस है, हमारे पास एफपीसी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सारे के सारे जो हैं उसके अंदर हमने जितनी भी चीजें अलग अलग करके ली हैं अपने वहां पर कन्वीनियंस के हिसाब से, आंसर में तो इकट्ठी देनी है ना हमने। तो हमारे पास क्या करना है, हमने 2160 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 120 से। अब हमारे पास आया है 24,19,200। ये हमारा फाइनल आंसर है सेकंड पार्ट का। मतलब ये इतने सारे वर्ड्स बन जाएंगे अगर हम वॉवल्स को इकट्ठा लेते हैं तो। डन जी। अब हम चलते हैं जरा थर्ड पार्ट पे। ये थर्ड पार्ट जो है ये बाकियों से भी अलग है। इसमें ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। भाई बेसिकली हम देखते हैं कि परमुटेशंस जो हैं हमारे पास उसके अंदर हमारे पास 12 लेटर हैं, लेकिन हमें जो है परमुटेशंस में पी और एस को ऐसे अरेंज करना है कि इसके बीच में 4 लेटर हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैं पहला प्लेस जो है वो देता हूं पी को, फिर वहां पर 4 लेटर जो है वो देता हूं, उसके बाद एस देता हूं, तो एक अरेंजमेंट हो गया। लेकिन यही थोड़ा ना हो सकता है पी जो है वो हमारा सेकंड प्लेस पे आए, फिर 4 लेटर आए, उसके बाद एस आ जाए। हो सकता है। उसके बाद ये भी तो हो सकता है कि पी जो है वो थर्ड पे आए, ऐसा भी हो सकता है वो फोर्थ पे आए, और ऐसा भी हो सकता है वो फिफ्थ पे आए। तो ऐसा कब तक चलेगा? सीधी सी बात है, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट अगर हम देखेंगे तो 7 अरेंजमेंट हो सकते हैं, क्योंकि इसके आगे तो नहीं हो सकते ना। इसके आगे जाओगे तो वो एस जो है वो कहाँ जाएगा? हमें हमेशा पी और एस के बीच में 4 लेटर रखने हैं। तो ये हमारे पास टोटल अरेंजमेंट हो सकते हैं। लेकिन उसने एक और चीज नहीं बताई। वो क्या? उसने ये नहीं बोला कि पी जो है वो पहले ही आना चाहिए, एस जो है वो बाद में ही आना चाहिए। उसने कहा है कि 4 लेटर होने चाहिए पी और एस के बीच में। हमने पी को फर्स्ट लेकर जो है वो यहां पर 7 अरेंजमेंट देख लिए, लेकिन एस भी तो पहले हो सकता है, तो इसका मतलब 7 अरेंजमेंट और हो सकते हैं। तो टोटल अगर बेसिकली देखोगे ना, तो हमारे पास 14 ऐसे अलग अलग अरेंजमेंट जो हैं वो हो जाएंगे, जिसके अंदर पी और एस के बीच में 4 लेटर जो हैं वो आ रहे हैं। लेकिन ओके है, 4 लेटर आ रहे हैं, लेकिन ये तो अरेंजमेंट सिर्फ पी और एस के ही चल रहे हैं ना अभी तक। बाकी लेटर्स के रिलेटिव अरेंजमेंट तो देखे ही नहीं हमने। बाकी लेटर्स को हमने अरेंज कहां किया? अब जो 10 लेटर बाकी हैं पी और एस को छोड़कर, उनको अगर देखोगे तो उसके अंदर हमारे पास 2 टी हैं, तो हमारे पास कितने अरेंजमेंट देगा वो? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब जाकर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगेगा और आपका आंसर आएगा 14 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। भाई 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तो फर्स्ट पार्ट में भी हमने सॉल्व किया था ना। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा इस बारी 2,54,01,600। तो इतने सारे वर्ड्स बन सकते हैं अगर हम वहां पर 4 लेटर जो हैं पी और एस के बीच में रखें। और इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज जो है वो खत्म होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है वो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल सेट्स ऑफ सिलेक्शन विदाउट एनी कंसिडरेशन टू अरेंजमेंट्स। मतलब सिंपल हमने सिलेक्शन करनी है, अरेंजमेंट का सोचना ही नहीं है। फिर से 3 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए बी सी। अब यहां पर 2 ऑब्जेक्ट जो हैं वो यहां से सिलेक्ट करते हैं। सिंपल ए एंड बी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ए एंड सी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर बी एंड सी सिलेक्ट कर सकते हो। आपने अरेंजमेंट नहीं सोचना। अगर अरेंज करना हो इसको तो ऑब्वियस है ए बी और बी ए अलग हो जाएंगे, ए सी और सी ए अलग हो जाएंगे, बी सी और सी बी अलग हो जाएंगे। तो हम देखते हैं 6 अरेंजमेंट है। लेकिन अगर आपने सिर्फ सिलेक्ट करना है तो हमारे पास सिर्फ 3 चॉइसेस हैं। तो दोनों बिल्कुल अलग होते हैं और इसी को समझना है हमने अब इससे आगे वाली एक्सरसाइज में। लेकिन अभी के लिए हम ये समझते हैं कि हम यहां तक पहुंचेंगे कैसे, मतलब क्या फॉर्मूला होगा जो हमारी हेल्प करेगा। The formula for finding the number of combinations of n different objects taken r at a time। मतलब अगर n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को हमने सिलेक्ट करना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। यहां पर हम फॉर्मूला देखेंगे तो काफी हमारे को रिलेटेड सा लगेगा हमारे NPR के साथ। अगर इसमें हम r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना तो हमें NPR ही मिल जाएगा। NPR क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। NCR में सिर्फ हमारे पास डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ गया।
तो आपको ये याद रखना चाहिए कि NCR मल्टीप्लाइड बाई R फैक्टोरियल जो है वो NPR के इक्वल होता है। एनसीईआरटी में हमें एक थ्योरम दी हुई है यहाँ पर, अगर आप ये थ्योरम करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सा रिजल्ट मिलता है, NCR प्लस NCR माइनस वन इक्वल्स N प्लस वन CR। ये रिजल्ट जब कभी भी हमारे सामने कैलकुलेशंस आती है ना, तो कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशंस के अंदर हेल्प करता है। इसे समझने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, 10C3 प्लस 10C2 हमारे को 11C3 देगा। मतलब अगर आप 10 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट चूज करते हो, फिर आप 10 में से 2 सिलेक्ट करते हो, अगर इन दोनों को कंबाइन करते हो ना, तो आपको 11C3 मिलेगा। मतलब ऐसे लगेगा जैसे 11 ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनमें से आपने 3 सिलेक्ट किए। अब ये थ्योरम हम यूज क्यों करें? सिंपल तो है, 10C3 भी हम निकाल सकते हैं, 10C2 भी कोई मुश्किल नहीं है, दोनों को हम ऐड भी कर सकते हैं। तो हम ये थ्योरम क्यों लर्न करें, वो वाली बात। कई बार बेटा जी आपके पास नंबर जो होंगे ना वो काफ़ी बड़े हो जाएंगे, जैसे 88C10 है, उसके साथ में 88C9 अगर हमारे को दे दिया गया किसी भी वहां पर क्वेश्चन में, तो यहां पर आप रिजल्ट तक तब तक नहीं पहुंच पाओगे जब तक कि आपको ये थ्योरम अच्छी तरह से पता ना हो। तो ऐसे में हमें क्या मिलता है? ऐसे में हमारे को 89C10 मिलता है। क्या ध्यान रखना है आपने, जब कभी भी आपको सेम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मिल जाए, जैसे आपको 10 और 10 मिल गया, और उसमें से सिलेक्ट करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, वो हमारे को एक का डिफरेंस दे, भाई एक 3 है एक 2 है, अब इन दोनों को आपने जोड़ना है। तो सिंपल आप ये सोचोगे कि आपके जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, वो यहां पर एक ज्यादा हो जाएगा, 10 की जगह वो 11 हो जाएगा। और जो बड़ा नंबर है, अब बड़ा नंबर कौन सा था हमारा, नीचे जो हमने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे 3 और 2 में से, वो था 3। ये 3 जो है वो हमारे पास वहां सी में भी सेम रहेगा, मतलब 11C3 मिलेगा हमारे को। तो ये एक सिंपल सी थ्योरम है, अगर याद कर लोगे तो बड़े बड़े नंबर्स जो हैं जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा वहां पर आपको हेल्प करेगा। सिर्फ ये अकेली थ्योरम नहीं है जो आपकी ऐसी हेल्प करती है, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो आप ले सकते हो। जैसे NP1 अगर आप याद करना चाहो तो वो n होता है, NC1 आपको n देता है, NPn-1 आपको n फैक्टोरियल देता है, NCn-1 आपको जस्ट n देता है। बेसिकली अगर देखो तो फॉर्मूला हमारे पास NCn-r जो है ना, वो आपको हमेशा NCR के बराबर मिलेगा। अगर आप वहां पर जो है वो 10C2 लोगे ना तो 10C8 के बराबर मिलेगा, 10C4 लोगे 10C6 के बराबर मिलेगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे शॉर्टकट्स जो हैं इसके अलावा भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है। अगर हम NPn की बात करते हैं तो NPn बेसिकली देखोगे तो क्या मिलता है, ऊपर n फैक्टोरियल मिलेगा, नीचे n माइनस n फैक्टोरियल मिलेगा, मतलब 0 फैक्टोरियल मिल गया जो कि 1 होता है। तो आपको NPn जो है वो याद रखना चाहिए कि आपको हमेशा n फैक्टोरियल देगा। अगर मान लो हम NCn की बात करते हैं तो हमारे को जस्ट 1 मिलता है। तो बस यही सारे कॉन्सेप्ट्स और शॉर्टकट्स जो हैं इनको लेकर चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.4 की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बेसिकली जो आपको मैंने शॉर्टकट्स अभी बताए हैं ना, उन्हीं को यूज करके हमें यहाँ पर करना है। हमें यहाँ पर NC8 जो है वो NC2 के बराबर दिया हुआ है। अब अगर मान लो हमारे को NC8 NC2 के बराबर दिया हुआ है और हमें फॉर्मूला पता है कि NCR हमेशा NCn-r के इक्वल होता है, तो दोनों को जस्ट कंपेयर कर दो। अगर कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, r की वैल्यू 8 मिल जाएगी और n-r की वैल्यू जो है वो हमारे को 2 मिल जाएगी। अगर मान लो इन दोनों इक्वेशंस जो हैं उनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सिंपल है वैसे तो। अगर मान लो हम यहाँ पर इसको प्लस भी कर दें दोनों इक्वेशंस को, सीधा सीधा हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है। अगर मान लो आप सब्सटीट्यूट करना चाहते हो तो r की वैल्यू 8 जो है वो n-r के अंदर सब्सटीट्यूट कर दो। कोई भी तरीका आप लो, आपके पास n की वैल्यू 10 आ जाएगी। लेकिन n की वैल्यू नहीं निकालनी, आपने यहां पर जो आंसर निकालना है वो है NC2। तो हम यहां पर 10C2 निकालेंगे। 10C2 के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो आपको मिलता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। आपको 10 फैक्टोरियल को पूरा ओपन नहीं करना है, फैक्टोरियल कैलकुलेशन आप बहुत कर चुके हो, फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं, बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक ओपन करना होता है। तो ऊपर जो है वो आप क्या करोगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 करोगे, 8 फैक्टोरियल जो होगा वो 8 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 इंटू 1 करोगे। लेकिन अब यहां पर आपको एक और शॉर्टकट जो है वो मैं समझाना चाहता हूं, वो क्या है, अगर 10C2 है बच्चे तो ध्यान रखो ऊपर जस्ट 2 नंबर्स तक ही एक्सपेंड करो। 10C2 दिया हुआ है ना, तो 10 इंटू 9 बस, और नीचे नीचे 2 इंटू 1 कर दो।
सिंपल, अगर 10c3 दिया होता तो 3 नंबर तक एक्सपेंड करते, 10 इंटू 9 इंटू 8, नीचे क्या करते 3 का फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये आपके लिए शॉर्टकट है अगर आप याद रखना चाहो तो। अब बढ़ते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है डिटरमाइन एन इफ। हमें फर्स्ट पार्ट में अलग चीज दी हुई है और सेकंड पार्ट में हमारे को अलग चीज दी हुई है। फर्क अगर देखोगे ना ज्यादा नहीं है, एक में 12:1 है, एक में 11:1 है, और दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है। तो बेसिकली हम शुरुआत कैसे करते हैं, शुरुआत में तो हमने क्या करना है, जो भी हमारे को दिया हुआ है उसको रेशियो में लिख लो, अपॉन में। अब अपॉन में लिख लिया तो हम यहां पर एनसीआर का फॉर्मूला लगा देते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही यूज करोगे। अब यहां पर जो है एक चीज का ध्यान रखना, जब हम यहां पर 2n फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल की बात करते हैं ना, तो उन्हें हम आपस में काटते हैं। जो गलती होती है, जो कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है कि कुछ बच्चे 2n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल से काटने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज है। 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल से कट के आपको 2 नहीं देने वाला। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो रिलेटेड है ना वहां पर, जैसे 2n और 2n माइनस 3, इन्हीं को वहां पर एक दूसरे के साथ में कैंसिल करो। और कैसे, बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक खोलो। अब जैसे 2n फैक्टोरियल को मैंने यहां पर ओपन किया, 2n मल्टीप्लाइड बाई 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल जो है वो ले लिया, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। ऐसे ही n को ओपन करो वहां पर n माइनस 3 फैक्टोरियल तक, n माइनस 1, n माइनस 2, और जो n माइनस 3 फैक्टोरियल लोगे वो n माइनस 3 फैक्टोरियल से कट जाएगा। तो हमारे पास थोड़ी सी ना सिंपल सी इक्वेशन बचेगी यहां पर। अब ये जो सिंपल सी इक्वेशन बची है इसके अंदर भी बहुत सारे कैंसिलेशन हो सकते हैं। कैसे, 2n माइनस 2 है आपके पास न्यूमरेटर में, उसमें आप 2 कॉमन ले सकते हो। अगर वहां पर आप 2 कॉमन ले लोगे और जो इस वक्त आपके पास 2 है उसे आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो आपको 6 मिल जाएगा। और जो अब आपने कॉमन लिया है 2, इसको भी ले जाओ वहां पर राइट हैंड साइड में। बेसिकली आप जो है सब कुछ कैंसिल करके देखोगे तो 2n माइनस 1 आपको वहां पर न्यूमरेटर में मिलेगा, n माइनस 2 जो है डिनोमिनेटर में मिलेगा। जैसे इसको सॉल्व करते हैं सिंपल पॉलिनोमियल जो है वे में, बिल्कुल वैसे सॉल्व करोगे और n की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी। सिंपल। अब अगर मान लो हमने सेकंड पार्ट करना है तो उसमें क्या अलग होने वाला है, कुछ अलग नहीं होने वाला बच्चे। जो हमारे पास राइट हैंड साइड में 12 चलता चलता जा रहा था ना, उधर जो है वो 11 11 11 करते जाओगे बस। मतलब सब कुछ सेम, 11 11 11 करते जाओगे तो शुरुआत के स्टेप्स आपको लगेंगे बिल्कुल सेम। चेंज कहाँ आएगा, चेंज आएगा हमारी इक्वेशन के अंदर। चेंज इक्वेशन में क्या आएगा, वहां पर 11/4 आ जाएगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर देखोगे तो सेम वे में अगर मान लो सॉल्व करते जाओ जैसे पॉलिनोमियल सॉल्व होते हैं, तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो बस इसी इजी पीजी क्वेश्चन के साथ चलते हैं जरा हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। देखो, देखने में पढ़ने में ऐसे लग रहा है जैसे ये जो है कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल वहां पर कॉन्सेप्ट है। ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल अलजेब्रा है। कैसे भाई, 21 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तुमने अगर कोड बनानी है तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें वहां पर 2 पॉइंट चाहिए। तुमने वहां पर जोड़ जोड़ के नहीं दिखाना कि हाँ ये 2 पॉइंट जो है ये वाली कोड बना रहे हैं, वो 2 पॉइंट ये बना रहे हैं, नहीं। बेसिकली जस्ट 2 पॉइंट्स आपने लेने हैं, 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट लिए, दैट्स इट। कोड कोई बना रहा है नहीं बना रहा उससे हमारे को कोई मतलब नहीं। तो हमने वहां पर क्या करना है, 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 21। और वो कैसे किए जा सकते हैं, सिंपल 21c2 एनसीआर फॉर्मूला लगाओगे। एनसीआर फॉर्मूला क्या देगा, 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 21 माइनस 9 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 21 फैक्टोरियल हमारा बड़ा है और नीचे जो है वो हमारे पास जो है 19 फैक्टोरियल है, तो 21 को वहां पर एक्सपेंड कर दो 19 फैक्टोरियल तक, और अल्टीमेटली क्या मिलेगा, कट पिट के आपको दिख ही रहा है 21 इंटू 10, और ये आपको दे देगा 210। आपने आंसर स्टेटमेंट लिख देनी है, हेंस 210 कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, दैट्स इट जी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। अब यहां पर बॉयज में से बॉयज को अलग से सिलेक्ट करो, गर्ल्स में से गर्ल्स को अलग से सिलेक्ट करो। भाई 3 बॉयज हैं और 5 हमारे पास टोटल हैं, तो 3 बॉयज आउट ऑफ 5 जो हैं उनको कैसे सिलेक्ट करोगे, 5c3 वेज में। अगर मान लो 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है 4 में से, तो 4c3 वेज हो जाएंगे।
उसके बाद क्या करना है, दो हमने अलग अलग स्प्लिट कर दी। क्वेश्चन को कभी भी स्प्लिट करोगे अगर अपने हिसाब से कि चलो भाई आधी चीज अलग से निकालते हैं, आधी चीज अलग से निकालते हैं, तो क्या करना पड़ता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग लगाना पड़ेगा। अब अगर ऐसा करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 5C3 को 4C3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके अंदर इसको जो भी फॉर्मूला है वो लगाकर सॉल्व करो। अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है, अल्टीमेटली आप देखोगे कि आपको 10 इंटू 4 मिलेगा और 10 इंटू 4 जो है वो आपको 40 देगा। और आपने वहां पर आंसर स्टेटमेंट लिख देनी है, हैंस द टीम कैन बी सिलेक्टेड इन 40 वेज। और इसी के साथ क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स, 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। तो 9 बॉल्स को तो दिमाग से निकाल देते हैं, मेन सोचते हैं कि 3 बॉल हमने निकालनी है, 6 रेड 5 व्हाइट और 5 ब्लू में से। सबसे पहले 3 रेड जो हैं वो चूज करते हैं 6 में से। कैसे करोगे, 6C3 वेज में। अगर मान लो हमने 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है, व्हाइट बॉल्स की बात कर रहा हूं मैं, तो हम 5C3 में करेंगे। अगर हम 5 ब्लू बॉल्स की बात करते हैं तो उसमें भी 5C3 लगेगा। फिर से वही चीज, हमने 3 अलग अलग वहां पर उसको स्प्लिट कर दिया क्वेश्चन को, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा दो। टोटल हमारे पास जो है वो कैसे निकलेगा, 6C3, 5C3 और 5C3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, वो यूज कर लो। जब फॉर्मूला यूज करोगे तो हमारे पास जो मैंने सामने दिया हुआ है ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे काट पीट के तो 20 इंटू 10 इंटू 10 आ जाएगा, मतलब कुल मिला के आपको मिलेगा 2000। आपने आंसर स्टेटमेंट लिख देनी है, हैंस द 9 बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 2000 वेज। और इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन भी खत्म। अब चलते हैं जरा 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन कह रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब ये हुआ जी, हम एक से ज्यादा एस ले नहीं सकते। अब एक से ज्यादा एस नहीं ले सकते तो एसिस को साइड करना पड़ेगा, और उन साइड किए हुए एसिस में से एक एस जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब एसिस को साइड कर लोगे तो बाकी कितने बचेंगे, 48 कार्ड्स। तो 48 कार्ड्स के बारे में अलग से सोचना पड़ेगा। पहले तो एक काम करते हैं, एक एस को अलग कर लेते हैं। एक एस 4 एसिस में से निकालने हैं तो सिंपल सी कहानी है, 4C1 वेज में निकल जाएंगे। अब बाकी कितने बचे थे हमारे, 48 कार्ड्स। हमें कितने कार्ड का कॉम्बिनेशन चाहिए, हमें तो चाहिए 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। एक कार्ड तो हम सिलेक्ट कर चुके हैं, बाकी 4 बचे ना। अब 48 में से वो वाले 4 जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं। कैसे होगा, 48C4 वेज में हो जाएगा। अब क्योंकि हमने दो उसमें अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया इसको, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा दो। अब टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकलेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करके। तो 4C1 को वहां पर मल्टीप्लाई कर दो 48C4 से। थोड़ा सा बड़ा तो जाएगा, सीधी सी बात है, लेकिन आंसर जो है, आंसर निकालोगे तो सीधी सीधी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई डिवाइड और कुछ भी नहीं है। और आंसर आपके पास 3113,280 ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास 31,13,280 वेज हैं जिनमें हम 5 कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। अब 4 बॉलर चाहिए, टोटल कितने हैं, 5 बॉलर। अब 5 बॉलर में से 4 को तो अलग से सिलेक्ट कर लो। कैसे, 5C4 वेज में। हमेशा n में से r हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, NCR वेज में। बाकी क्या बचा, आपको 7 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं बाकी बचे हुए प्लेयर में से। बचे हुए प्लेयर मतलब बॉलर नहीं होने चाहिए वो। अब एग्जैक्टली 4 बॉलर तो हमने ले लिए। अब बाकी जो बचे हुए प्लेयर हैं वो हैं हमारे 12 में से 7 सिलेक्ट करोगे 12C7 वेज में। अब क्योंकि आपने स्प्लिट किया है अपने क्वेश्चन को, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाओगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको क्या देगा, जो भी दो चीजें आई हैं उनका प्रोडक्ट। आपने इनको सॉल्व करना है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, और अल्टीमेटली सॉल्व करते जाओगे और आपको मिलेगा 3960, मतलब 3960। तो आपने आंसर स्टेटमेंट लिख देनी है, हैंस द टीम कैन बी सिलेक्टेड इन 3960 वेज। यही हमारा आंसर होने वाला है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हमारा 8th क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। ठीक है जी। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। मतलब ब्लैक में से चाहिए 2
और रेड में से चाहिए 3। पहले तो एक काम करते हैं, ब्लैक बॉल निकाल लेते हैं। 2 ब्लैक बॉल 5 में से निकालनी है, तो 5C 2 वेज हो गए। फिर हमने 3 रेड बॉल निकालनी है, कहां से? 6 रेड बॉल में से। वो कैसे निकालोगे? 6C 3 वेज में निकाल लोगे। फिर वही चीज़ है जी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाना पड़ेगा आपको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों नंबर्स को। दोनों जो भी आपके पास वहाँ कॉम्बिनेशंस हैं उनको सॉल्व करो फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला फिर से अगर भूल गए हो तो बता देता हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। डन। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करते जाओगे। सिंपल से नंबर्स हैं, इनमें आपको कुछ बताने लायक नहीं है कि हाँ 6 से 6 को काटो, इसको इससे काटो, कुछ नहीं। सिंपल 10 इंटू 20 आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 200 और आपने आंसर जो है आंसर स्टेटमेंट में दे देना है, हेंस द बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 200 वेज। ये हो गया जी हमारा 8th क्वेश्चन। हम आ गए हैं हमारे 9th क्वेश्चन पे और 9th क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का, पूरे चैप्टर का। तो यहां पर ये कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है जी। अब सबसे पहली चीज ये हो गई जी, आपके पास 9 कोर्सेज तो हैं, लेकिन 9 में 2 तो लेने ही लेने हैं, मतलब 2 कंपल्सरी कोर्सेज जो हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसमें तो चॉइस है ही नहीं ना आपके पास। आपको उन 2 जो कोर्सेज हैं उन 2 कोर्सेज में 2 तो लेने ही लेने, बाकी 3 में चॉइस है। अब बाकी जो 3 हमारे कोर्सेज हमने सिलेक्ट करने हैं उनमें चॉइसेस कितनी दे रहा है वो? 7 बची भाई, 2 तो कंपल्सरी थे। तो 3 जो हैं वो आपने सिलेक्ट करने हैं 7 में से, 2 जो हैं वो 2 में से सिलेक्ट करने हैं। और फिर लास्ट में मेन हमारा फंडा तो वही रहेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। तो हमने वही यूज करना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 2C2 सिंपल हमारे को 1 देगा, 7C3 को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो है वो आपको अल्टीमेटली 35 मिलेगा। 1 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 मिलने वाला है और आंसर स्टेटमेंट में हम लिख देंगे जी, हेंस द कोर्सेज कैन बी सिलेक्टेड इन 35 वेज। और इसी के साथ में हमारा चैप्टर खत्म। देखो बेटा जी, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कॉन्सेप्ट्स को इस तरह से समझाया जाए कि फिर दोबारा कभी लाइफ में आपको कभी प्रॉब्लम ना आए कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे यूज होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं कमी रह गई है ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा। और इन केस कि मेरा मेथड पसंद आता है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही ट्यूटोरियल्स लेकर आपके पास आता रहूं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी इस क्लास के लिए मेरे पास सिर्फ यही था, तो हस्ता ला विस्ता, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। So friends, that's it for this video. If you want to know about our latest uploads, please subscribe the channel and press the bell icon. And please share the tutorial with your friends to help them. I will see you in the next video. Bye bye. Take care.